नमस्कार प्यारे साथियों। एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2024 की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में आज का अपना टॉपिक रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से 3 से 4 सवाल आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस पर कमेंट करके आप बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है और किस प्रकार की वीडियोज़ आपको चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए आज का अपना टॉपिक देखते हैं। अपना टॉपिक रहेगा कोयला और पेट्रोलियम। बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसमें से प्रीवियस ईयर में आपके 3 से 4 सवाल आप एग्ज़ाम में देखने को मिले थे, तो इसमें से इस बार भी एग्ज़ाम में सवाल उठने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, तो ये टॉपिक हमें पढ़ लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। देखो, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, यानी ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको जो है प्रकृति में विभिन्न साधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक रूप से मतलब इनको 2 वर्गों में इनको बांट सकते हैं। कौन कौन से वर्ग है? पहला वर्ग ये है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अक्षय यानी जिनका क्षय न हो, जो समाप्त ना हो, जो लंबे समय तक क्या नहीं हो, समाप्ति ना हो। ठीक है, वो होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। ऐसे कौन कौन से हैं? एक तो सूर्य का प्रकाश है और दूसरा वायु है। इनका कितना ही आप यूज ले लें, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। दूसरे ऐसे हैं जो समाप्त होने वाले हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनका उपयोग किया जाएगा लंबे समय तक तो ये खत्म हो जाएंगे। कौन से हैं? प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये सीमित मात्रा में है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों द्वारा इनके उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे वन हुआ, वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, प्राकृतिक गैसें इत्यादि। इस प्रकार के जो संसाधन है वो समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, लंबे समय से ये इनको उपयोग किया जाएगा तो ये समाप्त हो जाने वाले आपके संसाधन है। नेक्स्ट है, इस पार्ट में हम क्या करेंगे? इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में हम इसमें अध्ययन करेंगे। और इसका निर्माण सजीव जो प्राणी होते हैं उनके मृत अवशेषों से होता है, इसलिए इन्हें क्या कह सकते हैं? जीवाश्म ईंधन कह सकते हैं। ठीक है ना? क्यों होता है इनका निर्माण, कैसे होता है? जो सजीव प्राणी है उनके मर जाने के बाद, यानी जीवाश्म जो होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण होता है, तो इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो अब कोयले से संबंधित बात करते हैं। कोयला क्या है? ठीक है, कोयला ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का पदार्थ होता है। ये आप इसका चित्र देख सकते हैं, पत्थर जैसा है, काला और कठोर ये पदार्थ होता है। कोयला का चित्र आप देख सकते हैं आराम से। खाना पकाने हेतु आने वाले ईंधनों में से कोयला एक है। ठीक है ना? खाना पकाने हेतु जो काम में लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, ईंधन होते हैं, उनमें से कोयला भी एक प्रमुख है। इसका उपयोग पहले रेल के इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी इसका यूज होता था। और जो है कोयले का उपयोग जो है ये विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी इसका यूज किया जाता था। ये कोयले का उपयोग के बारे में जानकारी। अब कोयले की कहानी क्या है, कोयला कैसे बना, इससे संबंधित अपन देखते हैं। तो यह है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ठीक है, वन थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं या परिक्रमों के कारण ये क्या हुआ, यहाँ पे वन जो है मृदा के नीचे दब गए। जितने पेड़ पौधे थे मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण संपीड़ित हो गए। ज़्यादा मिट्टी उनके ऊपर आ गई तो वो संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। वे गहरे हुए तो ताप भी बढ़ता गया। तो ताप और दाब कैसे होंगे? उच्च हो गए उनके। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ था। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? मुख्य रूप से कार्बन होता है। ठीक है, कोयले में मुख्य रूप से आपका कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण क्या कहते हैं?
जो मृत वनस्पति थी उसका जो धीमा प्रक्रम है उसके द्वारा जो कोयले का निर्माण हुआ है, इसका कोयले में परिवर्तन हुआ है, इसको हम कार्बनीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, ठीक है, वनस्पति के अवशेषों से ही बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। कोयले को और कौन सा ईंधन कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जीवाश्म द्वारा बना है इसलिए जीवाश्म ईंधन इसको कहा जाएगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट आपका कोयले की एक खान को दिखाया गया है जो नेक्स्ट पेज पर है, इसको अपन देखते हैं। देखो ये कोयले की खान है, यहाँ पर ये चित्र आप दिखाया गया, चित्र आप आराम से देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक कार्बन के आधार पर इसके जो प्रकार है कोयले के वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कहा था कि मुख्य रूप से ये कार्बन होता है, कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है, इसके लिए मैं एक ये बोर्ड ले लेता हूँ, एक प्लेन पेज, इस पर बता देता हूँ आपको। यानी कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सबसे पहला कौन सा होगा? आपका पीट होगा, पीट कोयला, ये पीट। इस पीट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है 60% कार्बन होता है इसमें। दूसरा होता है लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट कोयला, ये लिग्नाइट कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 67% कार्बन इसमें होता है। नेक्स्ट जो है आपका हो जाएगा जिसमें हम कहते हैं बिटुमनी, बिटुमनी, ठीक है, बिटुमनी। इसमें जो कोयले की जो कार्बन की मात्रा है वो 80% तक होती है। नेक्स्ट होता है सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला जिसे कहते हैं एंथ्रेसाइट। ये एंथ्रेसाइट है, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है और इसमें जो आपकी कार्बन की मात्रा है वो 90 to 98 मतलब 90 से 98% तक यहाँ पे कार्बन की मात्रा इसमें होती है। और जो ये लिग्नाइट कोयला है इसको अपन भूरा कोयला भी कह सकते हैं, भूरा कोयला भी इसको कहा जाता है। तो ये कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले थे। अब आइए इसमें बात करते हैं। तो कोयले की खान आपने चित्र देख लिया होगा, कोयले की खान है। अब नेक्स्ट देखो कि जो वायु है, वायु में गर्म करने पर कोयला क्या करता है? जलता है और मुख्य रूप से क्या देता है? मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, यानी CO2 गैस जो है वो उत्पन्न करता है, CO2 गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। ये 3 चीज़ें यहाँ पे प्राप्त की जाती है। तो अब देखते हैं कोक क्या होता है। कोक क्या है इसके बारे में जानकारी। कोक क्या है? कोक एक प्रकार का कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। कोक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कार्बन का कैसा है? लगभग शुद्ध रूप है। यहाँ पे इन बातों को इम्पोर्टेंट आप कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ आपके। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में बहुत ही औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में, यानी जो धातुएं होती है उनके निष्कर्षण में भी कोक का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कोक के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट है आपका कोलतार। कोलतार क्या होता है? ये एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव्य होता है। इसकी जो गंध है वो अप्रिय लगती है, ठीक है, अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव्य है। और इसका चित्र भी आप देख सकते हैं, ये कोलतार का डायग्राम यहाँ पे है, ये कोलतार आपके सामने है, ठीक है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिक्सचर होता है ना, लगभग 200 पदार्थ इसमें मिले हुए होते हैं। और कोलतार से प्राप्त जो उत्पाद है उनका यूज क्या क्या होता है, ठीक है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग हम किस किस में ले सकते हैं, जैसे हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जो विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों में, जैसे संश्लेषित रंग है, औषधि है, विस्फोटक है, सुगंध है, प्लास्टिक है तथा पेंट है। इसके अलावा फोटोग्राफिक सामग्री में, छत निर्माण में, ठीक है, छत निर्माण की जो सामग्री होती है उसमें, इनमें इसका यूजेज होता है। और इसके बारे में रोचक तथ्य देखिएगा, रोचक तथ्य इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, रोचक तथ्य है अंडरलाइन करना कि मौत और अन्य जो कीट होते हैं उनको भगाने हेतु लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोली जो है, नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। अब देखो कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर क्या यूज़ होने लगा, कोलतार के स्थान पर
एक पेट्रोलियम उत्पाद जिसे बिटुमेन कहते हैं, इसका यूज यहाँ पे किया जाने लगा है। नेक्स्ट है आपका कोयला गैस। कोयला गैस क्या होता है? कोयला गैस आपका होता है कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस का आपको प्राप्त होती है। ठीक है, कोयले का जो प्रक्रमण करते हैं उसके द्वारा कोक बनाते हैं, तो कोक बनाते समय कोयला गैस हमें प्राप्त होती है। ये कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। ये आपकी कोयला गैस हो गई। अब देखो कोयला गैस का यूज़ पहले कहाँ होता था और ये अब आजकल इसका किस में यूज होता है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया था। प्रथम बार, ठीक है, वहाँ पे सड़कों पर रोशनी करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। किसका? कोयला गैस का। कोयला गैस का। लेकिन आजकल इसका उपयोग जो है रोशनी करने के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में इसका यूज किया जाने लगा है। तो ये आपका कोयला गैस है। नेक्स्ट ये आपका कोयला यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के लिए यहाँ पर ये रहा आपका पेट्रोलियम। अब देखो पेट्रोलियम को समझने से पहले आप 2 से 3 चीज़ें आप समझ लें। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेट्रोलियम जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक जो शब्द है आपके, इन शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है ना। ये पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो है 2 शब्दों से मिलकर हुई है। कौन कौन से शब्द हैं आपका? एक तो है पेट्रा, एक तो क्या है? पेट्रा, ठीक है, और एक आपका ओलियम। ठीक है, ओलियम, ओलियम, ठीक है। तो 2 शब्द हैं आपके, एक तो पेट्रा, एक है ओलियम। तो ओलियम जो है यहाँ पर, इस ओलियम का एक शब्द और भी निकलता है। ओलियम को अपन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। फ्यूमिंग, ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ACID। मतलब जो ओलियम है, इस ओलियम को अपन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। और अब इनके अर्थ क्या क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनके अर्थ क्या क्या होते हैं? देखो पेट्रा जो है इसका अर्थ होता है चट्टान, और ओलियम का अर्थ होता है तेल। अभी इसमें आ जाएगा, वो देखते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के आपके स्वचालित वाहनों, जैसे पेट्रोल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं अपन? पेट्रोल का, जैसे मान लो पेट्रोल है अपना मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। और भारी वाहनों में क्या होता है? डीजल का यूज होता है। ट्रकों में, ट्रैक्टरों में, इनके लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन जो है प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, इसे पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा, पेट्रा का मतलब क्या है? यहाँ पे चट्टान है। पेट्रा का मतलब यहाँ पे क्या है? चट्टान से है। पेट्रा का मतलब चट्टान है। और ओलियम का मतलब है तेल। ओलियम का मतलब तेल। इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखो 2 शब्द यहाँ पे आए हैं। एक तो पेट्रा जिसका अर्थ है चट्टान, और दूसरा है ओलियम जिसका अर्थ है तेल। ओलियम जो शब्द है इसका अर्थ तेल होता है, और इस ओलियम को ही अपन क्या कह सकते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। मैं बार बार इसको जोड़ दे के आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ एग्जाम में है ना। क्योंकि ओलियम जो है इसको तेल तो जानते ही हैं अपन, और इसको कहते हैं फ्यूमिंग H2SO4, मतलब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इसको कह सकते हैं। एसिड जिसको अपन क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को अपन क्या कह सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का जो सूत्र होगा वो आज आपका हो जाएगा H2SO4। ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4 के नाम से भी इसको जानते हैं ओलियम को। ये भी आप पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट आपका आता है कि जो पेट्रोलियम है ये कैसे बनता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इससे पहले एक चीज़ और भी जान लो आप कि जो पेट्रोलियम है इसको आप काला सोना भी कह सकते हो। काला सोना, काला सोना इसको कह सकते हो, या फिर द्रव्य सोना भी इसको कहा जा सकता है। द्रव्य सोना, काला सोना और द्रव्य सोना ये पेट्रोलियम को ही कहा जाता है। तो ये आप अलग से नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट, अब ये पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि पेट्रोलियम जो है इसका निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनका शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर जो है रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए, मतलब बहुत सारी मिट्टी इनके ऊपर गिर गई। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ था। अब देखो, आपका ये पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसें हैं, इनके भंडार से संबंधित एक डायग्राम है, इसको अपन समझते हैं। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका जो है पूछा हुआ है। देखो, इसमें एक तल दिए हुए हैं कि किस प्रकार से इनका जो है लेवल होता है। तो सबसे नीचे जो है वो जल का स्तर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, खारा जल जिसे कह सकते हैं, खारा है ना, खारा जल। तो इस सबसे नीचे ये खारा जल का तल है यहाँ पे। उसके बाद जो है तेल आता है जिसमें पेट्रोल वगैरह होता है, पेट्रोलियम होता है। उसके बाद प्राकृतिक गैसें हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो जल होता है वो जल जो है तेल से और गैस से जो भारी होता है इसके लिए नीचे रहेगा, और तेल जो है हल्का होता है, यानी जल की सतह पर वो तैरता है, इसलिए ये ऊपर होता है। तो जल के ऊपर तेल रहेगा, तेल के ऊपर गैस रहेगा। ये क्रम जो है आप निश्चित रूप से इनको याद रख सकते हैं। तो ये चट्टानें जो है, यहाँ पे देखो गैस के कुएँ हैं, तेल के कुएँ हैं, यहाँ पे तेल निकाले जाते हैं। कुओं से संबंधित, जैसे मान लो कुआं जो है, ये आपने देख लिया, डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है, और यही सवाल बनता है कि जल, तेल और गैस, इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे नीचे कौन सा आएगा, फिर कौन है, फिर कौन है, ठीक है, या ऊपर से नीचे भी ऐसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेट्रोलियम, तेल और गैस की जो परत है, देखो यहाँ से पेट्रोलियम और गैस के भंडारों को दर्शाता है ये। और आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम, तेल और गैस की जो परत है जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इनमें मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं, मिश्रित नहीं होंगे। अब आगे देखो, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट आप कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये एग्ज़ाम में अभी तक आया नहीं है, इस बार आने के चांसेस आपके बनते हैं। कि विश्व का पहला तेल का कुआं, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ पे आपका ड्रिल किया गया था, कहाँ पे खोदा गया था? ये आपका है पेंसिल्वेनिया, ठीक है, यहाँ पे ये खोदा गया था, ड्रिल किया गया था पेंसिल्वेनिया के अंदर, अमेरिका में 1859 में प्रवेदित यानी ड्रिल किया गया था। और इसके 8 वर्ष बाद अपने भारत में 1867 में असम के माकुम नामक जो स्थान है वहाँ पर तेल का कुएं का पता चला था। और भारत में तेल कहाँ है? असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में ये पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे किया जाता है, यानी इसको अलग कैसे करते हैं, शुद्ध कैसे करते हैं, वो बात है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है। ये विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, देखो इनको आप याद रखें कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम में कौन कौन सी चीज़ें हैं? पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, फिर पेट्रोल है, और फिर डीजल है, फिर स्नेहक तेल को चिकनाई वाले तेल भी कह सकते हैं, लुब्रिकेंट्स जिसे कहते हैं, पैराफिन, मोम है, आदि का मिश्रण होता है। कौन कौन से मिश्रण है? मैं पुनः आपको दोहरा देता हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, यहाँ से बन सकते हैं कौन से है या कौन से नहीं है। पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, स्नेहक तेल है, पैराफिन, मोम है, इत्यादि है, ठीक है, इनका मिश्रण ये होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न जो घटक होते हैं या प्रभाज होते हैं, उनको पृथक करने का जो प्रक्रम होता है, इसी प्रक्रम को जो है परिष्करण जो है वो कहते हैं, ठीक है। देखो, इनको पृथक करने का जो प्रक्रम होता है वो परिष्करण कहलाता है। ये जो कार्य है ये पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। तो ये देखिएगा, ये पेट्रोलियम परिष्करणी है, ये
आधुनिक जो फैक्ट्रीज होती है, मशीनें होती हैं, इसके द्वारा ये किया जाता है। अब देखो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग इस सारणी में आपको दे रखे हैं कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। देखो, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इसका उपयोग घर और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। अब देखो इसकी एक अन्य जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जो आपकी एलपीजी गैस है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो ये पेट्रोलियम गैस है इसमें मिश्रण किस किस का होता है। इसमें आपका देखो एन ब्यूटेन, इसमें मिश्रण किस किस का होता है। एक तो होता है एन ब्यूटेन और आपका होता है आइसोब्यूटेन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें एलपीजी जो है वो किसका मिश्रण होता है। तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का ये मिश्रण होता है। ठीक है। और देखो जो आपका सिलेंडर होता है, जो घरेलू गैस का सिलेंडर होता है, उसमें जो हवा है वो जो एलपीजी है वो भरा जाता है। तो इस एलपीजी की जो होती है, ये एलपीजी ये खुद तो कैसी है, ये रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता है और ये गंधहीन भी है। ठीक है, गंधहीन, इसकी कोई गंध भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमें अपनी जो गैस का सिलेंडर होता है वहाँ से गंध आती है। तो जैसे खुला रह जाता है तो उससे गंध आती है। तो वो गंध किस कारण से आती है, उसके लिए देखो ये मूल रूप में जो एलपीजी है ये रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। इसका जो रिसाव होता है, मतलब जो रिश्ती है, इसकी पहचान के लिए इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसको अपन कहते हैं एथिल थायोल। ठीक है, एथिल थायोल इसको कहा जाता है। एथिल थायोल को एक दूसरा नाम भी है, इसको अपन एथिल मरकैप्टेन भी कह सकते हैं। एथिल मरकैप्टेन, ठीक है, मरकैप्टेन भी कहा जाता है। एथिल मरकैप्टेन का यूज किया जाता है जिसके द्वारा जो रिसाव होता है, गैस सिलेंडर का रिसाव होता है, उसका पता लगता है। तो जो अपन को जो गंध आती है वो एथिल मरकैप्टेन की ही आती है। जब इसकी गंध आती है तब हमें महसूस होता है कि गैस लीक है और गैस निकल रहा है। ठीक है ना। अगर ये पदार्थ नहीं होता तो हमें इसकी जो गंध है वो उसका महसूस या आभास नहीं होता है। तो ये आपकी एलपीजी से संबंधित छोटी सी एक्स्ट्रा जानकारी। और इसको प्राप्त कैसे करते हैं, इसको जो प्रभाजी आसवन विधि है उसके द्वारा, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन द्वारा ये प्राप्त किया जाता है इसको। ठीक है, ये पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। और अब देखो पेट्रोल जो है पेट्रोल है, इसके क्या क्या उपयोग है आप सभी जानते हैं। जैसे मोटर ईंधन में शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में भी इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी का तेल, जिसे अपन केरोसिन के नाम से भी जानते हैं। केरोसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका यूज़ स्टोव, लैंप और जेट वायुयानों के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टोव का यूज़ जो है आजकल तो बहुत कम हो गया है। लैंप जो है स्टोव है, क्योंकि इनके जो है ये इनका स्थान जो है वो गैस चूल्हों ने ले लिया है। लैंप जो है रोशनी करने के लिए यूज़ होता था, लेकिन आजकल लाइट्स जो है, लाइटें, बल्ब है, इनका स्थान ले चुके हैं। जेट वायुयानों में इनका यूज़ अभी भी होता है। डीजल जो है आपका, डीजल किस किस में यूज़ होता है। डीजल भारी मोटर वाहन जैसे विद्युत जनित्र और भारी मोटर वाहन जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, इनमें विद्युत जनित्रों में, जनरेटर्स में भी डीजल का यूज़ होता है। स्नेहक तेल यानी लुब्रिकेंट्स, ये स्नेहन के लिए यूज़ होता है। पैराफिन मोम का यूज़ होता है। मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन आदि ये बनाने में होता है। बिटुमेंस जो है पेंट और सड़क के निर्माण में जो कलर्स होते हैं वो, और सड़क के निर्माण में इनका बिटुमेंस का यूज़ होता है। इसके बाद हम जो है इसकी बात करते हैं कि देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देखो पेट्रो रसायन क्या होते हैं, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। पेट्रो रसायन, देखो पेट्रोलियम और आपका प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ जो है प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ जो है वो प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहा जाता है। तो इनका उपयोग जो है अपमार्जक, रेसे यानी पॉलिएस्टर, नॉयलॉन, आपका एक्रिलिक आदि इनको बनाने में, प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन है, अन्य मानव निर्मित जो प्लास्टिक आदि इनके उपयोग में, निर्माण में इनका यूजेस किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग, हाइड्रोजन गैस जो है
इसका यूज है यूरिया के निर्माण में होता है। अपने बहुत अधिक व्यवसाय महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, काला सोना कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट आप कर लेना, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अब आते हैं प्राकृतिक गैस पे। ठीक है, प्राकृतिक गैस क्या होती है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, क्या होता है। तो देखो, प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में भंडारित इसको किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है, यानी ये कम प्रदूषणकारी है, स्वच्छ ईंधन इसको कह सकते हैं। कम प्रदूषणकारी इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रदूषण कम होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सीएनजी का अधिक लाभ क्या है। ये है कि इसे घरों में और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। ठीक है, सीधा इसको जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। यानी सीएनजी का अधिक लाभ ये है कि इसे घरों और कारखानों में किया जा सकता है, सीधा इसको जलाया जा सकता है, जहाँ इसकी आपूर्ति जो है पाइपलाइन के माध्यम से इसकी आपूर्ति की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल कहाँ कहाँ है, ये आप देखते हैं कि हमारे भारत में ऐसा पाइपलाइनों का जो जाल है कहाँ कहाँ बिछा हुआ है। ये आपके वडोदरा गुजरात में है और दिल्ली के कुछ भागों में, कुछ स्थानों पर ये उपलब्ध है। नेक्स्ट है कि आपका प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं और ये कहाँ कहाँ हैं, इसके बारे में देखो। हमारे देश में ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ है यहाँ पे, प्रश्न ये है कि क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला और पेट्रोलियम बनाए जा सकते हैं, ये गैसें बनाई जा सकती है? तो ये नहीं बना सकते हैं अपन, है ना। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की जो परिस्थितियाँ हैं वो प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है, क्योंकि कई जो लाखों वर्षों के बाद ऐसा ये बनता है। अब अपन देखते हैं कुछ प्राकृतिक संसाधन जो सीमित हैं इसमें, जैसे मान लो, देखो एक लास्ट का पॉइंट और देख लेते हैं। मुख्य तो हमने पढ़ लिया है, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। कि इस अध्याय में क्या है, प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि ये समाप्त होने वाले हैं, तो ये इसके बारे में बात बताते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है? हाँ, जानते हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है और दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार जो है वो कुछ 100 वर्षों तक ही चलने वाले हैं। इसके अलावा इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका जो संबंध है विश्व उष्णन से होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोलते हैं, इससे भी इनका संबंध होता है। ठीक है, अतः ये आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, यानी बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी अपन इनका यूज करें, फालतू इनका उपयोग ना लें। इनके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्णन का जो खतरा है वो कम हो जाएगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत पेट्रोलियम जो संरक्षण अनुसंधान संघ है यानी PCRA, ये लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल को बचाया जा सकता है, उनके गुर क्या हैं वो देखते हैं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से आप चलाइएगा। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन आप बंद कर दीजिएगा और टायरों का दाब जो है वो सही रखें और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तो ये था आपका पेट्रोलियम और कोयला से संबंधित अपना चैप्टर। अब आइए इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लेते हैं और इनके बाद इन टॉपिक से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों को भी अपन लेंगे। तो पहले इस चैप्टर के जो सवाल हैं उनको लेते हैं। इसमें कौन कौन से सवाल है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला देखो आपका सवाल है कि आपको देखो जो रिक्त स्थान वाला है, चौथा क्वेश्चन ये अपन लेते हैं। रिक्त स्थान है
और फिर तता है, फिर वापस रिक्त स्थान है और आपका जीवाश्म ईंधन है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप कर सकते हैं कि जो कोयला और पेट्रोलियम है वो आपके जीवाश्म ईंधन है, यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम विभिन्न संगठकों के पृथक्करण करने पर का जो प्रक्रम है, इस प्रक्रम को अपन ने क्या लिखा था? परिष्करण कहा था। ठीक है, क्या कहा था? परिष्करण, परिष्करण। तो ये आपका आंसर लिख सकते हैं, परिष्करण इसका आंसर हो सकता है, हो सकता क्या? 100% होगा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक जो है ईंधन कौन सा? सबसे कम प्रदूषक ईंधन अपन ने बात की थी CNG है, कि जिसे क्या कहते हैं? स्वच्छ ईंधन के रूप में कहते हैं, स्वच्छ ईंधन के रूप में कहा जाता है CNG। अब देखो सत्य और असत्य वाला भी ले लेते हैं अपन, सत्य कथन और असत्य कथन। ये देखो एग्जाम में कई बार सीधे सीधे ये वाले क्वेश्चन भी उठ करके आ जाते हैं और आए हुए भी हैं। सबसे पहला है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते हैं, ये असत्य बात है। पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है? नहीं, ये तो गलत बात है। पेट्रोल की अपेक्षा CNG प्रदूषक नहीं है, बल्कि स्वच्छ ईंधन है, तो ये भी असत्य बात है। पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो ये गलत बात है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, हमने पढ़ा था, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो सत्य बात है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है? बिल्कुल है, विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये बात भी सत्य है। और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन है, जीवाश्म का एक ईंधन नहीं है? क्यों नहीं है? है भाई, जीवाश्म का ईंधन है, ये बात गलत है, तो असत्य बात रहेगी। तो इस प्रकार से ये थे आपके इसके बुक के जो जितने चैप्टर के क्वेश्चंस थे, ये सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। अब आइए हम वो प्रश्न लेते हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के और टॉपिक्स पे आपको जानकारी मिल सके और बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सकूँ मैं। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पेट्रोलियम का अंश नहीं है? ये आपका NVS लैब अटेंडेंट का प्रीवियस ईयर का आया हुआ सवाल है ना? कौन सा यौगिक जो है पेट्रोलियम का अंश नहीं होता है? तो पेट्रोलियम का अंश कौन सा नहीं है? प्राकृतिक गैस जो है ये पेट्रोलियम का अंश नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम का अंश नहीं है। बाकी देखो विटामिन्स मिलता है, चिकने वाले तेल और पैराफिन मोम भी यहाँ पे मिलते हैं, तो ये पहला आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये रहा, निम्न में से कौन सा पेट्रो रसायन नहीं है? पेट्रो रसायन नहीं है के बारे में पूछ रहा है और नहीं है, इस चीज़ का भी आप ध्यानपूर्वक इसका बहुत सावधानी रखें। तो इसमें देखो LPG, केरोसिन, CNG और विटामिन्स, इसमें से कौन सा नहीं है आप बताएं, कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका CNG। CNG नहीं है क्योंकि ये स्वच्छ ईंधन के रूप में अलग है ना? ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ये रहा, इसके बारे में देखो कि प्रकृति में पेट्रोलियम खारे और पेट्रोलियम गैस के साथ दो अभेद्य चट्टानों के बीच पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। निम्न में से कौन सा सही क्रम है जिसमें ये तीन घटक नीचे से ऊपर तक पाए जाते हैं? ये वो डायग्राम वाला आपका क्वेश्चन आया जो मैंने दिखाया था आपको। देखो नीचे से ऊपर तक ये आपको क्रम पूछ लिया है, ठीक है ना? तीन घटक कौन से जो नीचे से ऊपर तक पाए जाते हैं? तो खारा जल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ऐसा नहीं है। उसमें क्या था नीचे, सबसे नीचे क्या था? जल था, फिर आपका तेल था और फिर गैस था। नीचे जल था ना, खारा जल, फिर आपका तेल था और फिर आपका क्या था? पेट्रोलियम था, यानी गैस था। तो ये क्या पूछ रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए? जल आना चाहिए। नीचे से ऊपर की तरफ सबसे पहले आपका क्या आएगा? जल आएगा, फिर उसके बाद तेल आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? तेल यानी पेट्रोलियम आएगा, फिर उसके बाद गैस आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है जो राइट आंसर रहेगा। पहले जल, फिर तेल, फिर सबसे ऊपर गैस। इस प्रकार से ये उनके लेवल होते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम एक क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका क्या हो जाएगा कि कोयले से प्राप्त निम्न में से किस उत्पाद का उपयोग कुछ धातुओं के उनके अयस्कों से निष्कर्षित, यानी धातु निष्कर्षण के लिए हमने बात की थी, विशेष रूप से जोर देकर आपको बताया था कि कोक जो है इसका यूज धातु निष्कर्षण में किया जाता है।
तो ये आपके एग्ज़ाम के सवाल थे। एक और सवाल है, ठीक है, ओलियम क्या है। देखो ओलियम के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या है ओलियम? ओलियम का मतलब वैसे तो तेल होता है, ठीक है, और ओलियम को अपन क्या कह सकते हैं, फ्यूमिंग H2SO4 के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके हिमाचल प्रदेश SSC में लैब अटेंडेंट में आया हुआ सवाल है। एक और सवाल है आपका कि घरेलू कुकिंग गैस में अधिकतर होती है। घरेलू कुकिंग गैस कौन सी है? LPG जो है, LPG होता है। और आपने अभी मैंने आपको बताया था कि LPG में कौन कौन सी चीज़ें होती है। इसमें होता है आपका ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरा टॉपिक कवर करके उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको भी बेहतरीन तरीके से देख लिया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको ये PDF मिल जाएगी। और वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।